मेरे कमली वाले की शान ही निराली है। मेरे कमली वाले की शान ही निराली है। दो जहां के दाता है, दो जहां के दाता है। सारा जग सवाली है। मेरे कमली वाले की शान ही निराली है। चांद की तरह उनको हम कहें तो मुजरिम है। चांद की तरह उनको हम कहें तो मुजरिम है। क्योंकि उनकी चौखट पर, क्योंकि उनकी चौखट पर चाँद खुद सवाली है। क्योंकि उनकी चौखट पर चाँद खुद सवाली है। हम गुनाहगारों को वो रब से बख्शवाएंगे। 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 क्योंकि उनके रब ने कब उनके रब ने कब की कोई बात टाली है। उनके रब ने कब की कोई बात टाली है। मेरे कमली वाले की शान ही निराली है। जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट ज़फ़र आसिम। रमज़ान का महीना जिस तेज़ी से हमारे हाथ से निकलता जा रहा है और इसको रोकने के लिए, इसको समझने के लिए हमारे पास टाइम भी बहुत कम है। लेकिन हमारे पास एक सहूलत ज़रूर है कि हमारे पास ऐसे मुफ्ती, ऐसे उलमाए कराम हैं जो कि हमें गाइडलाइंस बड़ी अच्छी देते हैं, जिसको सुनकर, जिसको देखकर, जिस पर अमल करके हम अपने इस महीने को अपने लिए कीमती से कीमती तर कर सकते हैं। तो आज हमारे साथ हैं, इसी सिलसिले में किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, आज हमारे साथ हैं मुफ्ती मोहम्मद उसामा हिजाज़ी साहब, जो कि शरिया कंप्लाइंस भी देखते हैं, शान फूड्स का भी, और इसके अलावा हज की गाइडलाइंस के लिए भी आपकी गाइडलाइंस बड़ी मुफीद साबित होती हैं, लोग बड़े उससे इस्तिफ़ादा करते हैं। तो जी मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपके रमज़ान कैसे गुजर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ान तो मेहमान की तरह आ रहा है। हमें तो अभी से ये सदमा लग रहा है कि ये बड़ी तेज़ी से गुजरता जा रहा है। बहुत तेज़ी से गुजरता जा रहा है। जो चीज़ें सोची हुई है कि इस रमज़ान में ये काम करेंगे,
तो वो अल्लाह करे पूरे हो जाए बस। आमीन 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 ज़रूर। तो मुफ्ती साहब, आज जो हम बात कर रहे हैं वो बड़ी हमारे माशरती मसाइल के हवाले से एक चीज़ है जिसको हम उजागर करना चाहते हैं अपने नाज़रीन के लिए। मर्द और औरतों का दोनों का ही उसमें किरदार होता है। औरतों का ये है कि जो एक सर्टन कुछ आवर्स हैं, जो घंटे हैं, कुछ ऐसे ख़ास तौर से 3 बहुत इम्पॉर्टेंट घंटे जो रमज़ान के माने जाते हैं, उन घंटों में हमारी ख़वातीन अक्सर किचन में होती हैं, मील्स प्रिपेयर हो रहे होते हैं, चीज़ें तैयार हो रही होती हैं। मर्द हज़रात जो हैं वो अक्सर जो हैं वो अपने ऑफ़िस में कामों में मसरूफ़ होते हैं, जिसकी वजह से वो उस वक्त के हम या तो वो मसरूफ़ होते हैं या फिर वो घर की तरफ भाग रहे होते हैं। तो वो जो एक ख़ास वक्त होता है जिस पर एक क्या बल्कि 3 घंटे जो ख़ास इस दिन के होते हैं, उनको जो है वो मिस आउट कर जाते हैं अपने रूटीन की वजह से, नॉर्मल रूटीन की वजह से। एक तो आप हमें ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइए कि वो 3 घंटे कौन से हैं और उनको हम किस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं प्रॉपर्ली। देखिए, जो बुजुर्गान दीन है ना, उन्होंने हमारे लिए दीन को हलवा बनाकर पेश कर दिया है कि बस अब आपको मज़ीद तहकीक परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो बुज़ुर्गों ने हमें बता दिया है कि इस रमज़ान में 3 घंटे ऐसे हैं जिसका कोई नॉर्मल बदल नहीं है। जिस तरह 3 अशरे भी ऐसे हैं, पूरे साल में 3 अशरे ऐसे हैं जिनका सवाब आम दिनों से बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। उनमें से एक सबसे ज़्यादा अहमियत का रमज़ान का आखिरी अशरा, मुहर्रम का पहला अशरा और ज़िलहज्जा का पहला अशरा, ये 3 अशरे। इसी तरह रमज़ान में 3 घंटे ऐसे हैं जिसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। उनमें से सबसे पहला घंटा है इफ्तार से पहला 1 घंटा। हमारे यहाँ ख़वातीन भी और मर्द भी, मर्द शॉपिंग और इफ्तारी के सामान में लग जाते हैं, लेकर आने में उनका टाइम इसमें लग जाता है, फिर तैयारी में और घर में। और कुछ लोग थके हुए ऑफिस से आते हैं तो वो आराम में गुजर जाता है, और ख़वातीन बेचारी उनका तो सारा टाइम किचन में ही गुजर जाता है। जबकि ये जो टाइम है इफ्तारी से पहले वाला, इसके बारे में स्पेशली हदीस में कहा गया है कि ये ऐसा घंटा है कि इसमें मोमिन के लिए इफ्तार के वक्त एक खुशी का समय है, और फरमाया कि उस वक़्त मोमिन को एक इनाम मिलता है कि कभी कोई दुआ कबूल ना हो रही हो तो वो इस वक्त कबूल होगी। तो वो जो हम लोगों से देंगे, हम किसी बुज़ुर्ग से मिलते हैं तो हम कहते हैं मेरे लिए दुआ करना। कोई मौका आता है तो हम कहते हैं यार मैं ये दुआ मांग लूँ, ये कबूल नहीं हो रही है। तो अल्लाह, तो दुआ मांगना तो पहले तो दुआ ही ऐसी इबादत है जिसको कहा गया ये इबादत का मगज़ है, और कहा गया है कि अल्लाह ताला से दुआ मांगनी चाहिए, चाहे आपको ये क्यों ना हो कि ये कबूल नहीं होने वाली इस दुनिया में, फिर भी मांगनी चाहिए। बल्कि हदीस में आता है कि क़यामत वाले दिन अफसोस होगा उस दुआ पे जो दुआ मैंने मांगी नहीं, और उस दुआ पे जो मांगी तो थी मगर दुनिया में कबूल हो गई, काश ना होती तो आखिरत में उसका हिस्सा मिल जाता। बिल्कुल बिल्कुल। कभी तमन्ना ये करेंगे, आखिर की तमन्ना ही ज़्यादा यही होगी कि हमें दुनिया में कुछ भी ना मिलता। बिल्कुल सही, दुनिया में मेरी कोई दुआ कबूल ना होती, क्योंकि हर हाल में बुजुर्गों ने कहा कि दुआ के 3 फ़ायदे तो मिलते हैं। फ़ौरन कबूल हो गई तो भी फ़ायदा, और उस दुआ के नतीजे में अल्लाह ताला कोई अच्छा काम कर दें, कोई मुसीबत दूर कर दें तो भी हमारा फ़ायदा। भाई अल्लाह को पता है कि कौन सा इसके हक़ में ये काम है भी सही है नहीं, तो अल्लाह जानते हैं। तीसरा तो सबसे बड़ा फ़ायदा वो ये कि इस दुआ का आखिरत में इनाम मिलने वाला है। तो सबसे पहली अहम दुआ जो है, तो जो टाइम है जिस वक्त दुआ मांगना है, जिसका हदीस में स्पेशली कहा गया है कि इस वक्त में दुआ की कबूलियत का टाइम है मांगे, वो हमारा मगरिब से पहले वाला घंटा है। अगर हम इफ्तारी का इंतज़ाम ज़रा पहले कर लें और अपनी इफ्तारी को थोड़ा सा सादगी में ले आएँ, बहुत ज़्यादा इंतज़ामात के चक्कर में ना पड़ें। अगर मेहमान है या कोई मजबूरी है या इतने लोगों का इफ्तार कराना है, वो तो एक अलग बात है, वो एक सवाब है, वो भी एक इबादत है। लेकिन एटलीस्ट घंटा पहले हर चीज़ रेडी होनी चाहिए, ताकि उस 1 घंटे, आधे घंटे, पौने घंटे में आप उसको मैक्सिमम यूटिलाइज करें। वो जो होता है कि हर चीज़ गर्म निकालनी है, हर चीज़ गर्म करनी है। हमारे बुजुर्ग तो यहाँ तक कहते हैं कि रमज़ान से पहले लंबी लंबी दुआएं मांगने की आदत डाल लें। जो वो 1 घंटे में, हमारी दुआ तो 2 मिनट की होती है, 1 मिनट की भी बहुत सारों की मुश्किल से होती है। हमें तो यही दुआ की आदत है, नमाज के बाद बस अल्लाह या आमीन कबूल हो गई। तो वो लंबी लंबी दुआ बुज़ुर्गों से सुना है करते थे, वो आदत डालते थे। तो जो लंबी लंबी दुआएं थी वो रमज़ान में इस टाइम के लिए रखते थे कि इस वक्त मुझे लंबी दुआएं मांगनी है। तो आप प्रैक्टिस करें, वो जो तैयारी का हिस्सा हमने बताया कि रमज़ान में तैयारी पहले से करनी है, तो शाबान से ही लंबी लंबी दुआएं मांगने की प्रैक्टिस कर लें। तो 1 घंटा तो ये हो गया। दूसरा घंटा जो है वो है सहरी से पहले वाला घंटा, जो कि तहज्जुद का घंटा है। उसकी भी इतनी बड़ी फजीलत है, और वो या तो आम तौर पे लोगों के सोने की नज़र हो जाता है कि वो सोने में गुजारते हैं और आधा घंटा पौना घंटा पहले उठते हैं, बस सहरी के दस्तरखान पे आ गए।
और या फिर ख़वातीन है तो बेचारी इंतज़ामात में ही लगी रहती हैं कि सहरी को तैयार करना है, अच्छे से लोगों के लिए सहरी बनानी है, तो वो घंटा भी उनका, हाँ वो ये कर सकती हैं कि इसको बस यूँ कहते हैं कि भागते चोर की लंगोटी सही, इसको आप ये कह सकते हैं कि वो जिक्र करते करते खाना बना लें। चले कुछ ना कुछ तो, अरबी का एक मुहावरा है कि मा ला युद्रकु कुल्लु, ला युद्रकु कुल्लु यानी समथिंग बेटर देन नथिंग, वो वाली बात है। कुछ ना कुछ जिक्र करते करते करें, लेकिन हकीकत यह है कि पहले से इंतज़ाम कर लें और सहरी से पहले आप तहज्जुद के लिए अपने आप को फ्री कर लें, क्योंकि ये जो आखिरी टाइम है, रात का आखिरी हिस्सा, आखिरी घंटा, इसके बारे में हदीस में आता है कि अल्लाह ताला आसमान दुनिया पे आ जाते हैं और उस वक़्त अल्लाह ताला ये मांगते हैं, कहते हैं कि कोई है जो मांगे मैं उसको दूँ, कोई है जो दुआ के लिए हाथ उठाए और मैं उसकी दुआ कबूल करूँ, मैं लब्बैक आमीन कहूँ। तो अल्लाह खुद मांग रहे हैं या देने के लिए बैठे हों और बंदा ना मांगे, तो ये कितनी बड़ी, तो वो इतना अहम कीमती, और ये घंटा हमें साल भर नहीं मिल सकता। आप जानते हैं कि तहज्जुद पढ़ना कितना मुश्किल है रमज़ानों के अलावा, और रमज़ानों में इतना आसान है क्योंकि सहरी के लिए आपने उठना ही होता है, तो आपको ये घंटा है, तो ये घंटा बहुत कीमती है रमज़ानों में। एक दो हो गए, तीसरा घंटा जो बहुत अहम है, जिसकी फजीलत हदीस में आई है, वो है फजर के बाद का 1 घंटा। और अक्सर जिनको जॉब पे जाना होता है और थोड़ा सा चंद 2-3 घंटे का बीच में वक्फा है, तो वो सोचते हैं मैं फजर के फ़ौर बाद सो जाऊँ। ख़वातीन सारी रात बेचारी मेहनत कर रही होती हैं, सहरी तैयार करनी, और फजर होते ही, नमाज़ पढ़ते ही वो सो जाते हैं कि मैं तिलावत ज़ोहर के बाद जाके कर लूँगी, जब उठूँगी तो तब कर लूँगी। इसी तरह बच्चे भी वो ये देखते हैं घर में माहौल ऐसा बना है, लेकिन अगर घर का माहौल ऐसा हो कि मर्द मस्जिद में गए हैं तो 1 घंटा मस्जिद में गुजार रहे हैं फजर के बाद, इसलिए कि इसकी फजीलत क्या, अगर मैं आपको बताऊं तो आप कहेंगे मुझसे, मैं तो कभी नहीं छोड़ूंगी। हदीस में आता है कि अगर कोई आदमी फजर की नमाज़ पढ़े और फिर उसी जगह पर बैठा रहे और ज़िक्र अस्कार में मशगूल हो, ये एक ज़िक्र की मजलिस है कि आपने अटेंड करनी है, बैठना है, चाहे आप घर में हो, मस्जिद में हो, कहीं भी हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, मगर आप जहाँ भी हैं फ़र्ज़ नमाज के बाद वहाँ बैठे रहें अनटिल जब तक सूरज तुलू नहीं हो जाता, जिसको हम इशराक कहते हैं। फिर उठें और इशराक की नमाज़ पढ़ कर जाएँ, फिर आप फ्री हैं। तो ये जो 1 घंटा फजर के बाद का ना, इसकी फजीलत ये हदीस में बयान किया कि अगर कोई आदमी फजर के बाद बैठा रहे, ज़िक्र में मशगूल रहे और उस वक़्त उठे जब इशराक हो जाए और 2 रकात पढ़ कर जाए, तो हदीस में आता है उसको 1 हज और 1 उम्रे का मुकम्मल सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान। अच्छा, फिर मज़े की बात है, हदीस में कहा कि तहज्जुतुन उम्रतुन ताम्मतुन, यानी कामिल मुकम्मल उम्रे का। ऐसा नहीं है कि कुछ सवाब मिलेगा और कुछ उम्रे का नहीं, मुकम्मल हज और मुकम्मल उम्रे का सवाब मिलेगा। और हज ज़िंदगी में आदमी 1 दफ़ा करता है, और बहुत सारे खुश नसीब हों तो साल में 1 दफ़ा कर लेंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं कर सकते। साल में उम्र भी आजकल किसकी इतनी ताकत है वो जाकर हर महीने जाके करे, तो वो 2 या साल में 3 दफ़ा करेंगे। लेकिन यहाँ आपको डेली मौका मिल रहा है कि आप, और ये मौका भी फजर में और रमज़ानों में बहुत इजी है। तो ये 3 घंटे अगर किसी ने यूटिलाइज़ कर लिए तो यकीनन उसने रमज़ान में बहुत सारा टाइम पा लिया, जो कीमती टाइम था। यानी ये वो टाइम है जो क्वालिटी वाला टाइम है, जहाँ अल्लाह चाह रहे हैं कि बंदा ये टाइम मेरे लिए गुजारे। तो इन 3 टाइमों का ख़ास एहतमाम करें, अपने सब कामों को आगे पीछे कर दें, इसको बिल्कुल हाथ से ना जाने दें, और इसको मैक्सिमम जितना हो सकता है उतना आप यूटिलाइज़ करें। क्या होगा, 30 दिनों में 3 घंटे हैं दिन के, तो कितने बन जाएंगे, 90 घंटे बन जाएंगे। तो पूरी ज़िंदगी में 90 घंटे अल्लाह के लिए निकालना, ये कौन सा बड़ी बात है। तो आदमी चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है। बिल्कुल, इसके लिए बस आपका विजन होना चाहिए कि मुझे ये करना है तो करना है, और आपकी नीयत होनी चाहिए। नीयत होनी चाहिए, बिल्कुल। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो हमें तो लग रहा है कि जिस तरह से हम स्कूल कॉलेज का अपना टाइम टेबल बनाते हैं, इसी तरह से एक टाइम मैनेजमेंट का टेबल हमारा रमज़ान का भी होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। बुज़ुर्ग ये कहते हैं कि आप रमज़ान में अपनी रूटीन को, कुछ कामों को रमज़ान से पहले कर लें। वो ये कहते हैं ईद की जो शॉपिंग है ख़वातीन वगैरह, वो सब रमज़ान से पहले कर लें, ताकि रमज़ान का जो आखिरी अशरे के कीमती लम्हात हैं, ताक रातें हैं, लैलतुल क़द्र है, इनमें आपको परेशानी ना हो। और ख़ास तौर पे जिस तरह ताक रातें, और ताक रातों में ही रश होता है बाज़ारों में, और लैलतुल क़द्र और आखिरी रात, चांद रात, तो आपको पता है क्या माहौल होता है। लैलतुल जायज़ा में तो आप बाज़ार में ही होते हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आपको बताते हैं, हमारे बुज़ुर्ग कहते हैं कि आप अपना एक चार्ट बनाएं रोज़ाना के रूटीन का।
उसमें आप लिख दें रोज़ाना उस चार्ट में कि मैंने इस वक्त में मैंने फजर के बाद ये तिलावत का टाइम है, ज़िक्र का टाइम है, फिर उसके बाद मेरा ज़ोहर के बाद ये तिलावत का टाइम है, शाम के असर के बाद का ये मेरा दुआ और फला चीज़ का टाइम है, रात का ये मेरा तरावी का और तहज्जुद का। तो हर चीज़ की एक, जिस तरह हम टाइम टेबल स्कूल के बनाते हैं घंटों के, तो वो एक टाइम टेबल बना लें और फ्रीक्वेंसी उसमें हो कि किसको क्या टाइम देना है अपने। बल्कि फिर अगर हमने देखा है कि अगर कोई चाहे तो 7 घंटे 8 घंटे जो मुलाजमत के हैं उतने ही घंटे इबादत के लिए निकल सकते हैं और बाकी चीज़ें सोने और बल्कि शायद ज़्यादा ही निकला है, ज़्यादा निकल सकते हैं, क्योंकि टाइम मेहनत काम कम हो जाता है, रमज़ानों में टाइम कम हो जाता है, वर्किंग आवर कम हो जाते हैं, तो आप निकाल सकते हैं। तो एक ये टाइम टेबल। दूसरा, कुछ चीज़ें आप अपने डेस्कटॉप पर या अपनी ऐसी जगह पर लिख कर लगाएं जो आपको हर रोज़ याद आती रहे। मसलन आपने कुछ काम रोज़ाना करने हैं, आपने लोगों से मुलाकातें करनी है, आपने वालिदैन से, रिश्तेदारों से, उसके लिए भी एक टाइम रखें कि ये हुकूकुल इबाद में से है, क्योंकि ये हुकूक की अदायगी का महीना है। तो हुकूकुल इबाद में से कि मैंने 15-20 मिनट वालिदैन के पास बैठना है, मैंने कुछ टाइम बच्चों को देना है, उनसे पूछना है बेटा नमाज़ें हो रही हैं नहीं हो रही हैं, तरावी हो रही है नहीं हो रही है, तो फिर मैंने कुछ टाइम अपने रिश्तेदारों को देना है। इसी तरह मैंने कुछ टाइम अपना जो है वो मैंने अल्लाह को और तिलावत को देना है, नमाज को देना है, तो मुझे अपनी कुछ नमाज़ें पूरी करनी है। या मैंने कुछ चीज़ें, हम कहते हैं कि आप अपने औकात में से एक टाइम कुरान मजीद को समझने का भी इसमें से निकालें। बिल्कुल, वो बहुत ज़रूरी है, चूँकि रमज़ान, शहरुर रमज़ान जो है ये कुरान का महीना है, इसी में तो कुरान मजीद उतरा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके लिए रमज़ान का, कुरान का तो बड़ा शहर है, तो वो तिलावत के लिए तो टाइम है ही है और वो तो होना ही चाहिए, तो है ही है और हमारा हिस्सा है, बल्कि करते भी है लोग। लेकिन जो चीज़ नहीं निकालते हैं वो कुरान मजीद को समझने के लिए, उसके लिए भी ये टाइम निकालें। कुछ आसान तर्जुमा कुरान मजीद जैसी किताबें हैं, नई तफसीरें हैं, जो आपको आसान लगे, अच्छी लगे, वो पढ़ लें। तिलावत और सीरत के साथ साथ सीरत के मुताले के लिए कुछ किताबें पढ़ लें। तो अगर आप चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। इस तरह अपने टाइम में इनका भी हिस्सा रखें। इसी तरह आप अपने चार्ट में ये भी हिस्सा रखें कि मुझे रोज़ाना किसी यतीम या मुझे सदका भी देना है, उसकी भी एक प्लानिंग करें कि मुझे एक सदका वो है जो मुझे डेली निकालना है, मसलन 100 रुपये, और एक है मुझे वीकली निकालना है, मसलन 500 रुपये, और एक है जो मुझे हर अशरे के आखिर में निकालना है ताकि हर अशरे का सवाब अलग से मिल जाए, और वो है मसलन मैंने जैसे कहा कि 1000 मसलन। तो यूँ आप हर रोज़ का भी हो गया, डेली में से भी हो गया, तो डेली सदका भी जा रहा है और सदक़े का सवाब रमज़ान में हम कर चुके हैं उस पर बात कि कितना सवाब बढ़ जाता है। तो आदमी सिर्फ एक इबादत तिलावत ही के यानी उसी पर इक्तिफ़ा ना करे, या सिर्फ तहज्जुद पढ़ने पर इक्तिफ़ा ना करे, या सिर्फ नमाज पर ना करे, क्योंकि अल्लाह ताला हर इबादत से खुश होते हैं और अल्लाह को खुश करना हमारा मकसद है। तो फिर आप अपनी सारी इबादत में से थोड़ा हिस्सा अपने चार्ट में डाल दें। बिल्कुल आप कर लेंगे मैनेज, इंशाल्लाह ये कोई मुश्किल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये तो हमने बात करी रमज़ान के टाइम मैनेजमेंट के हवाले से। जैसे हमने बात करी इनिशियली कि जी 3 घंटे बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आज हम 3 के हिसाब से हम बात कर रहे हैं जी, ऐसे तो चलें आज उसी सिलसिले को जारी रखते हैं और आज आपसे पूछते हैं कि मुफ्ती साहब आप बताइए, आपकी नज़र में वो कौन से 3 मशवरे आप देना चाहेंगे हमारे नाजरीन को कि जिस पर अमल करके इससे हम इस महीने से हम इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें और हर दिन का जो है हमारा इतना बेहतरीन दिन हो जाए कि हमारी वो रूटीन का इतना खूबसूरत हिस्सा हो जाए कि हम रमज़ान के बाद भी उसे कंटिन्यू कर सकें। मैं रमज़ान के हवाले से 3 मशवरे अगर आपको दूँ तो उसमें से सबसे पहला मशवरा ये है कि आदमी को अल्लाह ताला से ये मांगना चाहिए कि अल्लाह इस रमज़ान में जो आपने सबसे बड़ी बरकत रात रखी है लैलतुल क़द्र, वो रात भी और इसकी हर रात भी मेरे लिए इबादत करना आसान और फरमा दे, तौफीक अता फरमा दे। ये पहली दुआ, यानी मुसलसल रमज़ान के शुरू होने से पहले और रमज़ान के इख्तिताम तक मुसलसल इस दुआ को अपनी दुआ का, हर दुआ का हिस्सा बनाना चाहिए। अगर अल्लाह तौफीक ना दें तो आदमी कोई इबादत नहीं कर सकता है। बिल्कुल, और अल्लाह ताला मांगने से खुश होते हैं। करना है इस बंदे ने, लेकिन अगर मांग के कर रहा है तो अल्लाह तौफीक भी देंगे और दुआ में दुआ कबूल भी होगी। तो हर दुआ में एक चीज़ ज़रूर मांगें कि अल्लाह मुझे लैलतुल क़द्र की जो इबादत है, जो उसका सवाब है, उसके मुझे पूरा अता फरमा दे। अब अल्लाह ताला ने ताक रातें, आखिरी अशरा, इसमें तफसील में जाए बग़ैर पूरे रमज़ान में अगर ये दुआ करेंगे कि अल्लाह रमज़ान में जो हक़ है रमज़ान की इबादत का वो दे दे, उसकी तौफीक दे दे और लैलतुल क़द्र मिल जाए, आमीन। तो ये दुआ आपको मुसलसल मांगनी चाहिए हर एक में, फिर अल्लाह इंशाल्लाह तौफीक दे देंगे। तो एक तो दुआ मशवरा है जो सबसे बड़ा है मशवरा।
दूसरा मशवरा मेरा ये है कि रमज़ान की जितनी भी रातें हैं, इन सब रातों में आप 2 काम ज़रूर करें। एक ज़ोहर इशा की नमाज़ जमात के साथ पढ़ें मर्दों के लिए, और फजर की नमाज़ जमात के साथ पढ़ें। इसकी क्या अहमियत है? इसकी अहमियत हमें हदीस में मिलती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात को 2 हिस्सों में तकसीम कर दो। अगर कोई आदमी इशा की नमाज़ जमात के साथ पढ़ता है तो गोया कि उसने आधी रात का क़याम किया है, और जिसने फजर की नमाज़ जमात से पढ़ लिया उसने बाकी आधी रात का क़याम कर लिया। तो अगर किसी ने तहज्जुद नहीं पढ़ी, इबादत नहीं की, चले वो सोता ही रहा, हमारी तरह यानी फ़र्ज़ कर लेते हैं सारी रात बेचारे ने सोने में गुजारी, लेकिन ये 2 काम कर लिए, फजर और इशा जमात से पढ़ी थी, तो उसको सारी रात सोने के बावजूद इबादत का सवाब मिल रहा है, और इन रातों का मिल रहा है, जो कितनी कीमती रातें आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इसका मतलब ये दूसरा मशवरा है कि आदमी इन रातों में जो है ना ख़ास तौर पे। इसके बाद तीसरी अहम मशवरा ये है कि जितना भी हो सोने से पहले आदमी लाजमी एक दफ़ा इन रातों में तहज्जुद पढ़े, अल्लाह से मांगे और तहज्जुद की आदत बनाएं। क्योंकि कोई वली, मैंने नहीं पढ़ा किताबों में कि कोई बुज़ुर्ग, कोई वली जो अल्लाह का दोस्त या अल्लाह का इतने ऊँचे मर्तबे पहुँचा हो और वो तहज्जुद ना पढ़ता हो। नबियों में भी खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ऊपर तहज्जुद लाजमी करते थे, और तहज्जुद का टाइम वाकई अगर किसी को अल्लाह के करीब जाना है तो सबसे शॉर्टकट रास्ता तहज्जुद का है। तो ये 3 मेरे तरफ से मशवरे हैं आपके नाज़रीन को कि आप सब लोग जो है ना ये 3 काम ज़रूर करें। एक, दुआ मांगते रहें अल्लाह से, इंशाअल्लाह तौफीक मिलेगी लैलतुल क़द्र की। दूसरा, हर रात को इस तरह गुजारना है कि इशा भी जमात से और फजर भी जमात से। और तीसरा है कि हर रात की इबादत ऐसी होनी चाहिए जैसे लैलतुल क़द्र है, और बिलखुसूस रात का जो आखिरी हिस्सा है उसमें 2 रकात तहज्जुद कम अज़ कम। ये 2 तो बहुत मिनिमम है, वरना 6 और 8 भी है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा तहज्जुद पढ़ें और उस तहज्जुद में मांगें। तो ये नहीं हो सकता कोई आदमी अल्लाह से उस टाइम पे मांगे और अल्लाह उसकी ज़िंदगी ना बदले, ये मुमकिन नहीं है। आपके बहुत तीनों मशवरे ही माशाल्लाह बहुत कीमती हैं, और इन पर ज़रूर हमारे नाजरीन भी अमल करेंगे, और मेरी भी पूरी कोशिश होगी कि इस पर अमल किया जाए। हमें भी इसका अजर बिल्कुल, बेशक बेशक, क्योंकि एक जो भी आपको सही रास्ता दिखाता है उसका अजर उसको मिलता रहता है जब तक कि वो लोग उस पर अमल पैरा रहते हैं। अच्छा, इसी में हम ज़रा बात करते हैं थोड़ा सा हमारे माशरती हिसाब से भी, कि जब आपने बात करी है कि जी तहज्जुद का भी टाइम बड़ा इम्पॉर्टेंट है और उसके बाद आप इशराक तक भी जाग रहे हैं, तो कुछ लोग जो हैं उनका ये सवाल सबसे पहले आता है कि स्कूल कॉलेज जाने वाले बच्चे भी हैं जिन्होंने जाना भी है, स्कूल कॉलेज भी जाना है, उनकी नींद का पूरा होना भी ज़रूरी होता है। ऑफ़िस जाने वाले जो उनका एक सर्टेन ऑफ़िस का टाइम है फ़िक्स जिस पर उनको जाना ज़रूरी होता है, तो वो इतना टाइम निकाल कर, रात वाला सोने वाला टाइम निकाल कर, कोशिश तो वो पूरी करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस पर अमल कर सकें, लेकिन थोड़ा उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो उनकी आसानी के लिए अगर कुछ हो जाए, कोई ऐसी बात आप उनको मशवरा दे सकें? देखिए, उनके लिए तो एक मशवरा है कि ये जो 3 टाइम हमने बताया ना, ये मिस ना करें। बाकी वो पूरा दिन बेशक रात भर सोते रहे ईशा के बाद, क्योंकि और जो मैंने मशवरा दिया है कि ईशा की नमाज़ जमात के साथ हो जाए, तो वो बच्चों को ना आदत डालनी पड़ती है। और ये छोटे बच्चे हैं, जब वो देखते हैं कि इस महीने में एक्स्ट्रा एफर्ट की जा रही है इबादत के लिए, और हम देख रहे हैं अम्मा भी कर रही है, अब्बा भी कर रहे हैं, घर का हर फर्द लगा हुआ है कि कोई तरावी में और तरावी के बाद घर का माहौल बना दिया जाता है। तो कहने की भी ज़रूरत नहीं बनती है। और तहज्जुद में जब सब मुसल्ले पे खड़े होंगे तो आप देख लें, बच्चों को हमें कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो हमारे साथ मुसल्ले पे खड़े होते हैं। तरावी में हमें उन्हें कहना नहीं होता, वो खुद साथ जा रहे होते हैं। तो ये माहौल बनाना होता है। जब आप माहौल बनाएंगे घर का ऐसा, तो वो बच्चे थोड़ा बहुत अगर नींद में डिस्टर्ब हो भी रहे हैं तो वो बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि थोड़े दिन की बात है, 30 दिन की बात है बस, उसके बाद फिर रूटीन पे आ जाएगी ज़िंदगी। तो वो इसमें बड़ों को भी मुशक्क़त उठानी है, और ये एक ज़ाब्ता है शरीयत का कि जिस इबादत पे जितनी मुशक्क़त उठाएंगे आप, उतना ही अजर ज़्यादा है। अगर रोज़ा आपको दिन में एक है कि मैं सोकर रोज़ा गुजारूं, तो इस पर इतना अजर नहीं है जितना मुझे काम काज में करते हुए रोज़े पर मुशक्क़त आ रही है। उसमें गर्मी का रोज़े पर ज़्यादा अजर है, तो वो रखना मुश्किल है। तो जितनी मुशक्क़त उठाएंगे, तो बच्चों का ऐसा मिजाज बनाना चाहिए कि बेटा इसका अजर ज़्यादा मिलेगा। अगर आप थोड़ी नींद की कुर्बानी दे रहे हैं तो इसका अजर ज़्यादा है। और ये जब मिजाज बन जाएगा तो कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बच्चों को कोई चीज़ आज के ज़माने में बाई फोर्स नहीं करा सकते आप उनको तरगीब दे सकते हैं, शौक़ दिला सकते हैं। इसके लिए एक मशवरा है कि आप कोई एक टाइम ऐसा भी रखें घर में जहाँ बच्चों के हिसाब से कुछ अहादीस या मुताले की कुछ तालीम कराएं।
इसको कहते हैं कि एक वो तालीम होती है जो लोग मस्जिदों में सुनते हैं फ़ज़ाइल की, और तो वही फ़ज़ाइल के कुछ बच्चों के मुनासबत से ऐसी कुछ किताबें हैं, तो वो नाज़रीन देख सकते हैं कि उनके लिए क्या मुनासिब है, बच्चों में क्या पैदा करना चाहते हैं रग़बत। तो वो उस वक़्त अगर अपने घर में 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए सही बच्चों की तालीम होगी, उससे बच्चों की ये दीनी ग्रोथ होगी, जिससे उनका मिजाज बनेगा, शौक़ बनेगा, और वो रमज़ान को हर इबादत को शौक़ से करेंगे। और ये फिर यही बच्चे आज बच्चे हैं, कल को बड़े बड़े वलीउल्लाह यहाँ से पैदा बनते हैं, जिनकी घर में परवरिश अच्छी होती है। आप जानती हैं कि हर बड़े वली की परवरिश घर से शुरू होती है, तो वो घर की तरबियत, हर बच्चे की, हर इंसान की परवरिश जो है उसका सबसे पहला जो परवरिश की जगह है वो उसका घर है। ऐसे ही वो माँ है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आपके बहुत खूबसूरत मशवरों का, और बहुत ही काम करने वाले टाइम मैनेजमेंट के हवाले से भी आपने बड़ी खूबसूरत बातें करी। तो इंशाल्लाह हम आगे भी इस अपने सिलसिले को कंटिन्यू रखेंगे और आपको ज़रूर ज़हमत देंगे दोबारा। लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे लिए और हमारे नाज़रीन के लिए। और जी नाज़रीन, अब हम चलते हैं ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और हमारे एक मेहमान हमारे साथ होंगे, और ज़रूर उनसे भी मुलाकात करते हैं। उसके बाद मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। और अब हमारा सेगमेंट है मेहमान रमज़ान का। आज जो हमारे साथ मेहमान है वो बहुत कदावर पर्सनालिटी हैं हमारे साथ, जिनको बहुत से अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। कारी हामिद महमूद अल हुसैनी साहब हैं हमारे साथ। कारी साहब को 2005 में जो है प्रेसिडेंशियल अवार्ड से नवाजा गया है हुस्न क़िरात और नात ख़वानी में। उसके अलावा इनका FM 100 जो रेडियो स्टेशन है उसमें 17 सालों से 5 वक्ता अज़ान कारी साहब की आपकी आवाज़ में आप लोग सुनते हैं। 10 बुक्स के ऑथर भी रह चुके हैं। कराची के तमाम बड़े तक़रीब में जो है तिलावत और इवेंट्स में जो है इनकी सनाख्वानी होती है। इसके अलावा माहनामा अल मदीना ये शाया करते हैं, और इसके 4 एडिशंस को जो है कौमी सतह पर पजीराई मिली है और इनको कौमी सीरत अवार्ड से नवाजा गया है। और तमाम सुदूर पाकिस्तान और जितने भी वज़राए आज़म आए हैं उनके सामने जो है इनको शर्फ हासिल हुआ है कि ये सनाख्वानी और नात ख़वानी हमने जो है सुनी वो कारी हामिद महमूद अल हुसैनी साहब के आवाज़ में ही सुनी। जी अस्सलाम वालेकुम कारी साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। जी जी, आपने याद किया
आपका बहुत शुक्रिया। जी, आपका तो माशाल्लाह इतने अवार्ड्स हैं जी जी और एक से बढ़कर एक अवार्ड्स हैं। जी जी माशाल्लाह ये आपने सफ़र जो पूरा तय किया और माशाल्लाह 40 साल का आपका एक्सपीरियंस है इसमें। जी जी माशाल्लाह, अल्लाह के फजल से। बेशक आपको अल्लाह ने इतनी खूबसूरत आवाज़ से नवाजा है। जी जी और हम में से जो कोई भी सुन चुका है और जो सुनता है वो बस गायब ही हो जाता है, गुम हो जाता है अपने। गुम हो जाता है। बिल्कुल। और ज़ाहिर है अल्लाह और उसके रसूल का तज़किरा ही कुछ ऐसा है बेशक। कि हमें इत्मीनान और सुकून भी नसीब होता है। और ये कि हम जहाँ बैठे हुए होते हैं उस जगह से हम मतलब ये कि यानी कि ऐसा हो जाता है कि हमें ये पता नहीं होता हम कहाँ बैठे हुए हैं। ये इस अंदाज से ये जारी बात है अल्लाह और उसके रसूल की कलाम की बरकत है। बिल्कुल। और ख़ूबसूरत कलाम, जी हाँ, खूबसूरत अल्फाज के साथ फिर खूबसूरत आवाज़। जी हाँ, जी हाँ, जी जी। ये बहुत रेयर कॉम्बिनेशन होता है और जहाँ मिल जाता है वहाँ ये एक आलम तारी कर देता है। तो हम बात करते हैं आपकी सबसे पहले प्रेसिडेंशियल अवार्ड के बारे में। 2005 में आपको माशाल्लाह प्रेसिडेंशियल अवार्ड मिला है, नात खानी का, सना खानी का। जी जी तो ये अवार्ड जो है जब आपको मिला तो एक क्या फ़ील था कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा अवार्ड आपको जी जी मिला है? दरअसल बात यह है कि मैं उस वक्त मज़ार क़ायद पर बैठा हुआ था। वहाँ 14 अगस्त की जो परचम कुशाई की तकरीब होती है हर साल, तो उसमें मैं तिलावत कलाम पाक वगैरह भी करता हूँ। तो मैं वहाँ बैठा हुआ था, मेरे साथ वो अशरफ ताई साहब बैठे हुए थे, डिप्यूटीज़ हैं। तो मुझे घर से फ़ोन आया कि भाई अमेरिका में आपके एक दोस्त हैं, उन्होंने रात में ऑनलाइन जो है ना रोज़नामा जंग देख लिया है और उसमें आपका नाम लिखा हुआ है। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने वहाँ से मुबारकबाद दी मेरी अहलिया को। अच्छा, उन्होंने मुझे फ़ोन किया। जब उन्होंने मुझे फ़ोन किया तो अब मुझसे वहाँ बैठा ना जाए। बिल्कुल। तो इस कैफियत को महसूस किया अशरफ ताई साहब ने। बोला कारी साहब क्या खैरियत है, एक फ़ोन आया घर से आपके और आप थोड़ा सा बेचैन हो गए। मैंने कहा ये एक सिलसिला है। तो उन्होंने कहा कि आप आराम से बैठें, अभी तो आपने तिलावत करनी है, तो आपसे नहीं पढ़ा जाएगा, तो आप इत्मीनान रखें और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो फिर आप जाके देख लीजिएगा अखबार में जिस तरह। अल्लाह के फजल से तिलावत वगैरह हुई। फिर इसके बाद में जब अपने घर पहुंचा तो मुझे फ़ोन आना शुरू हो गए जिन लोगों ने अखबारात देखे थे। इसमें सबसे पहला फ़ोन अलहाज खुर्शीद अहमद नात खां मरहूम, बिल्कुल, उनका फ़ोन आया, अल्लाह उनको जन्नत नसीब अल्लाह फरमाए। नसीब करे और उनकी कब्र को मुनव्वर फरमाए। आमीन। उन्होंने मुझे एक बात की, बोला कारी साहब आपको पता है ये जो आपको मिला है इसकी तमन्ना लिए हुए लोग दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, तो बेशक। लिहाजा आपको बहुत बहुत मुबारक हो। तो ये कुछ लोगों के फ़ोन आए और फिर इसके बाद सिलसिला शुरू हो गया लोगों के फ़ोन्स का और मुबारकबाद के पैगामात का। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ज़ाहिर सी बात है एक खुशी का एहसास और एक अजीब सी खुशी का एहसास। जी हाँ, जी हाँ, जी क्योंकि बहुत कम लोगों को ये नसीब जी होता हाँ, है। जी हाँ, बिल्कुल। अब बहुत ख़ास लोगों को ये नसीब होता है। जी जी। अच्छा, इसमें आपने मुझे बताया है कि आपका माहनामा भी है अल मदीना के नाम से। मंथली अल मदीना है, मैगज़ीन है। आपने नाम सुना होगा मुनीर हुसैन, कमेंटेटर जो थे उर्दू क्रिकेट कमेंट्री करते जी जी थे। बिल्कुल बिल्कुल। मुनीर हुसैन, ये उनका मैगज़ीन था। अच्छा। तो उन्होंने मुझे सन 2000 में मुझे चूँकि मेरी उनसे दोस्ती थी, उन्होंने दावत दी कि कारी साहब इस मैगज़ीन को आप संभालें। तो मैंने फिर इसकी इदारत कबूल की सन 2000 में। आज उसको 25 साल हो चुके हैं इस मैगज़ीन को, और उस वक्त हमने आगाज़ किया था और उन्होंने अपने इंतकाल से कबल 1 साल कबल मुझे ये मैगज़ीन लिख कर दे दिया था कि ये आपके नाम, और वो गुज़िश्ता 25 सालों से वो निकल रहा है। उसमें उनका नाम आज तक बाकी है, सबसे ऊपर उनका नाम है। और इसी मैगज़ीन को हुकूमत पाकिस्तान ने इसके खुसूसी नंबरात को 4 मरतबा कौमी सीरत अवार्ड से नवाजा। और इसके खुसूसी नंबरात में हमने ऐसे ऐसे नंबरात हैं, मैं आपको पेश करूँगा, आप भी देखिएगा। इसमें सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंबर है, मोहसिन आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंबर है, अशर मुबशरा नंबर है और अज़मत वालदैन नंबर है। अज़मत वालदैन को हुकूमत पाकिस्तान ने अवार्ड दिया। उसमें वालदैन की अज़मत पे वो सारे आर्टिकल थे उसमें, सारे बहुत जी। तो इस तरीके से ये जो मेरा ये मैगज़ीन है, इसका आगाज़ किया मुनीर हुसैन साहब ने, और इसमें कुलीदी जो
किरदार अदा किया था एक शख्सियत ने जिन्होंने मुझे ये मैगज़ीन दिलवाया, वो हमारी समाजी शख्सियत हैं पाकिस्तान की, जिनको 2 बार तमगा इम्तियाज़ मिल चुका है, हाजी मसूद पारेख साहब, वो मेमन खिदमत फोरम के चेयरमैन भी। तो उन्होंने किरदार अदा किया था इसमें कि भाई ये मैगज़ीन आप ही के हवाले, ये आप ही ने निकालना है अब। माशाल्लाह ये माशाल्लाह। सिलसिला। चलिए माशाल्लाह 5 साल उसको कौमी सीरत अवार्ड मिलना एक अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और उससे भी जब हम बात करते हैं उससे बड़ी अचीवमेंट और जो हमारे दिल को वाकई बहुत ज़्यादा लगती है कि आपकी 5 वक्ता जो है अज़ान 17 सालों से हम सुन रहे हैं। जी हाँ जी हाँ उसकी आवाज़ की उसकी बाज़गश्त हम 17 सालों से माशाल्लाह से सुन रहे हैं। जी जी माशाल्लाह। और हमारे दिलों में भी तरोताज़ा है, हमारे जहनों में भी तरोताज़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। और अल्लाह तो यकीन इसका आपको बहुत अजर देगा, लेकिन जिस तरह से हम लोगों को वो रकत हमारे अंदर तारी होती है, वो भी एक अपने आप में एक स्पेशल एक्सपीरियंस है हमारे लिए। बिल्कुल सही। तो इसका भी आप ज़रूर बताइएगा कि कब रिकॉर्ड हुआ था और क्या इसकी स्टोरी रही है। ये रिकॉर्ड हुई, ये हमारे एक दोस्त हैं खलीलुल्लाह फारूकी। जी जी। तो वो FM 100 पे उस वक्त अपनी ज़िम्मेदारियां अंजाम दे रहे थे, तो वहाँ नात ख़ानी के लिए मैं गया था रिकॉर्डिंग के लिए। तो उन्होंने उनसे मेरी दोस्ती हो गई, उन्होंने मुझसे जिक्र किया, कारी साहब हमें अज़ान रिकॉर्ड करवानी है, आपकी नज़र में कोई है? तो मैंने कहा मैं कर देता हूँ। बोला फिर आप रिकॉर्ड करें। तो उन्होंने मेरी अज़ान रिकॉर्ड की, उन्होंने कहा कारी साहब यही चलेगी, अच्छा यही जाएगी, अब हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, यही चलेगी। तो अब तो ये हो गया है माशाल्लाह FM 100 का कि मैंने इनसे कहा, थोड़ा इसको वो टाइम काफ़ी हो गया है, एक नई रिकॉर्डिंग करते हैं। ऑडियो भी ऑडियो भी हाँ तलब हो गई है। तो मैंने कहा नहीं कारी साहब इसको नहीं छेड़ना है हमने। मैंने कहा क्यों? कहा कि ये हमारी शनाख्त बन चुकी है 100 की। बिल्कुल। तो अब हमने नहीं छेड़ना है इसको। अब ये एक हिस्ट्री का हिस्सा है, हिस्ट्री का जो बहुत से लोग उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। 10 किताबों के आप ऑथर भी हैं। जी जी जी। वो 10 किताबों की तफसील क्या है? सबसे पहले मैंने एक किताब लिखी थी शमा तौहीद के नाम से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौहीद के हवाले से उसमें ज़िक्र था, और कुरान करीम की आयात मुबारक हैं उसमें, और हदीस मुबारक भी, जिसमें अल्लाह ताला की तौहीद जो है ना बयान की गई। अच्छा, इसके बाद एक किताब मैंने मुरतब की थी दुनियाए दिल के नाम से। वो दुनियाए दिल जो है उसमें मुख्तलिफ़ डॉक्टर्स और हुक्मा के आर्टिकल्स हैं दिल के हवाले से। ये मेरी एक शौक़ था कि लोगों तक ये पैगाम पहुँचाएँ, दिल के अमराज के हवाले से। दिल के अमराज के हवाले से ये मेरी एक जो है कोशिश थी। और इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो गैर मुस्लिमों ने लिखा है और उनकी तारीफ़ और तौसीफ़ की है, उस पर एक मैंने किताब शाया की, वरफ़ाना लका ज़िक्र, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने हैं, जो दानिश्वर हैं, मुफक्किरीन हैं इनके, उन्होंने जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो ज़िक्र किया है, तो उसके कोटेशंस मैंने उसमें शाया किए, इक़्तिबासात हैं हर पेज पे एक। और अभी मैंने एक 40 अहादीस पर मुश्तमिल एक किताबचा है मेरा, जिसमें हमारी जो रोज़मर्रा के जो आपस के लेन देन के मामलात हैं, हुकूकुल इबाद है, उस हवाले से उसमें 40 अहादीस पर मुश्तमिल एक किताबचा है। तो ये कुछ सिलसिला है उन किताबों का। तो अब इंशाअल्लाह एक किताब में और मुरतब कर रहा हूँ इंशाअल्लाह, जो फ़ज़ाइल सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके ख़ुसूसी जो फ़ज़ाइल हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से निकले हैं, तो उनका एक इंतखाब में शाया कर। सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक आपको और बहुत हिम्मत दें कि आप हमारे लिए इतनी खूबसूरत किताबों का इजरा कर सकें। तो जब हम इन किताबों की बात कर रहे हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा मज़ा आपको कौन सी किताब को लिखते वक्त आया? देखें, सबसे ज़्यादा तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तारीफ़ और तौसीफ़ जो थी ना, ईमान को तरोताज़ा कर देता है। वरफ़ाना लका ज़िक्र, कि हम तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेवा हैं, हम तो तारीफ़ ही करेंगे ना, हम तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ करेंगे क्योंकि वो हमारे ईमान का हिस्सा है। लेकिन जब कोई गैर मुस्लिम तारीफ़ करता है और जब वो कोई बात करता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, तो हमें दुगनी खुशी होती है कि देखें ये इसका तो ईमान भी नहीं, लेकिन वो एतराफ़ कर रहा है
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो कमालात हैं, जो उनकी खुसूसियात हैं, उसका एतराफ़ कर रहा है कि भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये लोगों के साथ अच्छी तरह पेश आते थे, हुस्न अखलाक से बात करते थे, और यानी कि जब जंग पर लोग जाया करते थे तो उनको ताकीद करते थे कि देखो, किसी बूढ़े को नहीं मारना, किसी औरत को नहीं मारना, किसी कैदी को नहीं मारना, और किसी बीमार को तंग नहीं करना। ये सारे वो उन्होंने ज़िक्र किया, फिर उन्होंने एतराफ़ किया है कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात तो ये थी। बेशक। तो इस चीज़ में बड़ा लुत्फ़ आता है इसका मुताला करते हुए, उसको लिखते हुए। अच्छा, आपकी तो माशाल्लाह बहुत रिच हिस्ट्री भी है कि आपने तमाम सदूर पाकिस्तान और वज़रा आज़म के सामने भी आपने तिलावत और सनाख़ानी फरमाई है। इसमें सबसे पहला जो आपका एक्सपीरियंस था वो किसके साथ था और कैसा था? वो सबसे पहली जो मैंने तिलावत की वो एक प्रोग्राम था जिसमें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद जो उसमें आई थी, एक प्रोग्राम में एज ए वज़ीर आज़म जी। तो उसमें हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने जो कि डिप्टी कमिश्नर थे, उन्होंने मेरा नाम आगे भेज दिया कि भाई कारी साहब तिलावत करेंगे। फिर मुझे कहा कारी साहब नाम तो मैंने भेज दिया आपका, लाज आपने रखनी है। बिल्कुल, बहुत बड़ा इवेंट है और उसमें मैंने कहा आप बेफिक्र रहें इंशाल्लाह। बस सिलसिला वहीं से शुरू हो गया, तो बड़ा कामयाब हुआ माशाल्लाह, और अल्लाह के फजल से। तो इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म जी के जी, सामने वज़ीर आज़म आपको मौका मिला कि आपने सनाख़ानी करी और नात ख़वानी फरमाई। सो उनकी तरफ से कभी कोई अप्रिसिएशन या किसी और सदर की तरफ से या वज़ीर आज़म की तरफ से जो अप्रिसिएशन मिला और आपको बड़ा अच्छा लगा हो? भाई देखें, अब आपने इसकी बात की कि उन्होंने कोई कमेंट्स दिए हों उन्होंने, तो आप हैरान होंगी सुन के। जी जी बिल्कुल, बताइए। परवेज़ मुशर्रफ साहब थे सदर पाकिस्तान, जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब, उनके मैंने कई प्रोग्राम किए। उनका आखिरी प्रोग्राम था कराची में, उसके बाद उन्होंने जाना था, तो वो प्रोग्राम था पल कॉन्टिनेंटल होटल में था। तो उसमें मैंने तिलावत की और वहाँ के जो मुंतज़िमीन हैं उनकी फरमाइश पर वो नात थी, कोई सलीका है आरज़ू का के बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका के बात अब तक बनी। तो मैंने वो नात शरीफ वहाँ पेश की, तो उस वक्त भी उन्होंने बड़ी तवज्जो रखी। अच्छा, जब प्रोग्राम ख़त्म हो गया, खाना हो गया, सब हो गया, अब सारे लाइन में खड़े हैं लॉबी में मुलाकात के लिए। वो जब मेरे पास आए, जब मुझसे मिले, तो उनका एक स्टाइल था, तो कहा जेंटलमैन आई लाइक दैट। तो मुझे नात पढ़ी, उन्होंने पूरा शेर पढ़ दिया। अच्छा, उन्होंने कोई सलीका है पूरा शेर सुनाया मुझे, ये सब तुम्हारा करम है आका के बाद। मैं तो हैरान रह गया, मैंने कहा इतने सुदूर पाकिस्तान के सामने मैंने माशाल्लाह तिलावत और नात शरीफ का शर्फ हासिल किया है। उन्होंने भी मुझे अप्रिशिएट किया होगा, दूर से किया होगा, ज़ाहिर सिक्योरिटी के भी होते हैं मामला, लेकिन इस तरह मैं एक पूरा शेर उन्होंने मुझे सुना दिया। बोले ये नात तो मुझे बहुत पसंद है, आपने पढ़ी, मुझे बड़ी खुशी हुई। ये कमेंट्स मेरे लिए बहुत था। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आपकी तो माशाल्लाह हम जितनी बातें करते जाएंगे और जितने परत हम खोलते जाएंगे और ख़ूबसूरत परत खुलते ही जाएंगे। तो क्योंकि वक्त की कमी की वजह से हमें आज आपसे हम ज़रूर विदा लेंगे, लेकिन हम आपसे ज़रूर जल्दी मिलेंगे इंशाल्लाह। और बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, अपना कीमती वक्त निकाला। और मैं साथ ही इस जो ना प्रोग्राम के हवाले से मैं डॉक्टर सायरा बानू का भी एक शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने रिकमेंड किया आपको। उनसे हमारा भी एक सिलसिला है, एक मोहब्बतों का सिलसिला है, तो उनका भी बहुत शुक्रिया। जी जी बिल्कुल। तो जी नाज़रीन, आपने देखा ये हमारे मुल्क के खूबसूरत मोती हैं, और हमारा मुल्क जो है इस तरह के और तमाम और बेतहाशा मोतियों से माला माल है, और हमें ना सिर्फ इनकी कदर करनी चाहिए बल्कि ये तो हमारे लिए एक हिस्ट्री का एक कंप्लीट चैप्टर है जो माशाल्लाह अभी लिविंग लेजेंड्स हैं हमारे। तो नाज़रीन, अभी हम चलते हैं ब्रेक की तरफ, और ब्रेक के बाद आएंगे और आपसे मुलाकात होगी किचन में। स्टे ट्यून्ड।
अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू मिस जोफिशा। मेरा नाम है अंबर अलीम और मैं मास्टर क्लास पाकिस्तान में करनरी स्टूडेंट हूँ, जो कि बेसिकली शेफ़ होते हैं। अच्छा, हमारा थोड़ा सा कोर्स रह गया, हम लेवल 2 डिप्लोमा कर रहे हैं वहाँ पे करनरी आर्ट्स में, और अब हमारी तकरीबन बेकिंग है एंड में, तो बस फिर हम मास्टर क्लास से रुखसत हो जाएंगे। अच्छा, जो हम आज नई रेसिपी के साथ आए हैं जो कि है टाकोस। अच्छा, टाकोस एक मैक्सिकन क्यूज़ीन है जो कि मुझे पर्सनली फेवरेट है मेरी। अच्छा, हमें मास्टर क्लास में भी सिखाया गया था जब हम सर्टिफिकेट में थे। तो हमारा जो डिप्लोमा होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक तो सर्टिफिकेट सेक्शन होता है जो 6 मंथ्स का होता है, फिर हमारा डिप्लोमा आ जाता है। तो डिप्लोमा के क्यूज़ीन्स अलग हैं, सर्टिफिकेट के क्यूज़ीन्स अलग हैं। तो हमें वहाँ पे सिखाया गया था, लेकिन मैंने इसमें थोड़ा सा अपना जो है वो इनोवेशन कह लें या कुछ भी कह लें आप लोग, वो मैंने इसमें अपना थोड़ा सा किया है। जैसे मास्टर क्लास में जो हमें सिखाया गया था उसमें जो हमारा सालसा था वो मतलब वेजिटेबल्स एंड फ्रूट बेस्ड होता है। सालसा बेसिकली ना उस मिक्सचर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होता है। तो उसमें हमने डिफरेंट फ्रूट्स भी यूज़ किए थे जो कि सीजनल थे, और उसके अलावा हमारे वेजिटेबल्स भी थे जो कि बेसिक वेजिटेबल्स होता है। उसमें टमाटोज़ आ जाते हैं, अनियंस आ जाता है, वो हमने उसमें यूज़ किए थे। उसके अलावा यहाँ पे हमारा चिकन मिक्सचर है जो कि टाकोस में यूज़ होता है। अच्छा, इसमें आप चाहें तो आप चिकन मिन्स भी ले सकते हैं, चिकन का कीमा होता है, आप चाहें तो चिकन का कीमा ले लें। अच्छा, चिकन के कीमा भी कर सकते हैं चाहें तो, वरना आप जहाँ से मतलब कर रहे हैं ग्रोसरी वगैरह अपनी, चाहें तो उनको बोल दें कि उसको बिल्कुल बारीक बारीक पीसेस कर दें, वैसे ही मतलब क्यूब्स में बिल्कुल छोटे क्यूब्स कर दें, तो वो भी एक अच्छा मतलब टेक्सचर देता है। फिर हमारे पास सार क्रीम है यहाँ पे जो कि इसके साथ सर्व होती है। अच्छा, हमने जितनी भी ग्रॉसरी की है वो कि हमें स्पॉन्सर किया गया है नाइस मार्ट से, और हमारा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है इनके साथ। हमारे वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा अच्छे थे, क्योंकि एज अ शेफ़ अगर हम जब कटिंग कर रहे होते हैं और ज़ाहिर काम कर करके जो हमारी नाइफ़ होती है बेचारी थक चुकी होती है, और फिर उसको वो कहती है कि वो थोड़ी सी मदद मांगती है कि मुझे थोड़ा सा तेज़ कर दो आप लोग, तो हम कभी भूल भी जाते हैं वो करना, क्योंकि हमारा एक मतलब एक स्टोन होता है, हम उससे जो है वो स्पेसिफिक स्टोन है, हम उससे उसको मतलब नाइफ़ को अपनी शार्प करते हैं। तो लेकिन ये था कि इनकी वेजिटेबल्स फ्रेश थी। जब वेजिटेबल्स पुरानी हो जाती हैं तो ये प्रॉब्लम आता है हमारे पास कि मतलब हमें उसको बहुत ज़्यादा नाइफ़ को ना वो करना पड़ता है, बहुत जान लगानी पड़ती है उसके ऊपर, जब जाके हमारे वेजिटेबल्स कटते हैं। और जब हमारी बात आती है कि हम शेफ़्स हैं तो हम चाहते हैं भाई जल्दी 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 वेजिटेबल्स हमारे कट हो जाएँ। तो जब ये नहीं होता ना तो वाकई बहुत इरिटेशन होती है, उससे इतना गुस्सा आता है कि सामने जो भी आएगा ना वेजिटेबल्स कटे ना कटे उसका गला ज़रूर कट जाएगा। तो जो है हम वेजिटेबल्स लेते हैं, और वेजिटेबल्स कर लेने के बाद जो है हम उसको कट कर लेंगे ऐसे क्यूब्स में, बिल्कुल बारीक क्यूब्स में इसको कट करेंगे। अच्छा, वेजिटेबल्स का जो साइज़ है ना वो मतलब सेम होना चाहिए, मतलब आप जितने वेजिटेबल्स या फ्रूट्स यूज़ कर रहे हैं उसका मतलब अगर आप जुलियन ले रहे हैं तो आप सबको जुलियन कट करेंगे, अगर आप क्यूब्स में ले रहे हैं तो आप सबको क्यूब्स में कट करेंगे, तो वो एक अच्छा इमेज देता है। अगर आप ये करें कि आप टोमेटोज़ को क्यूब्स में कट कर रहे हैं, फिर आप जो है वो अनियंस को आप स्लाइस कर देंगे, तो वो बहुत वियर्ड टेक्सचर हो जाता है, और फिर वो डिश में भी ना वो डिश उठ के बाहर नहीं आता। मतलब वही बात है ना, पहले हमारी आंखें खाती हैं फिर हमारा मुंह, मतलब हम उसको मतलब टेस्ट करते हैं, तो जब आँखों को ही नहीं भाएगा तो फिर वो पेट को क्या ही भा जाएगा। खैर, हम अपनी रेसिपी पे आते हैं। तो जो हमारा सालसा है उसमें मैंने यूज़ किए हैं टोमेटोज़, अनियंस, और जो हमारा कोरिएंडर होता है जिसको हम कहते हैं धनिया, वो मैंने यूज़ किया है। उसको मैंने जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने उसको मतलब स्क्वायर शेप में बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लिया था। उसके बाद मैंने एक बोल में अनियन डाले, टोमेटोज़ डाले, उससे मैंने कोरिएंडर को चॉप करके बिल्कुल बारीक बारीक कि बस वो मुंह में ना आए उसका टेस्ट आए, ऐसे उसको मैंने डाल दिया, उसको अच्छे से मिक्स कर लिया। तो मैंने उसमें लेमन जूस डाल दिया था, आप अपने टेस्ट बड्स के हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने जो है वो उसमें 1 टेबल स्पून डाला है, ठीक है, क्योंकि वैसे तो मैं हैदराबादी हूँ लेकिन मैं इतना ज़्यादा खट्टा नहीं खाती, मेरा गला ख़राब हो जाता है, और हैदराबाद इंडिया वाले तो प्लीज़। तो उसके अलावा हम इतना खट्टा नहीं खाते, लेकिन कहते हैं लोग, ये बहुत मतलब क्या कहना चाहिए, गलत फहमी फैली हुई है कि हैदराबादी बहुत खट्टा खाना खाते हैं और भाई वो बहुत स्पाइसी खाना खाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मेरा स्पाइस टॉलरेंस नहीं है। मैं मैक्सिकन में भी भाई मिर्चें नहीं डालती, मुझसे बर्दाश्त ही नहीं होता। शायद मैं अपनी अम्मा पे चली गई हूँ इसलिए, वरना मेरा भाई तो बहुत मिर्चें खाता है भाई, ऐसा लगता है कि उसका बस मेरा वो थायराइड चीज़ उठा के खाना शुरू कर दे, उसका तो ये हाल है। तो हम लोग खैर उसको हमने वैसे भी डिसोन किया हुआ, ज़्यादा हम गिफ्ट विफ्ट नहीं कराते, बस रहता है हमारे घर में, हम जानते नहीं हैं उसको वो कौन है। तो खैर मैं अपने घर की बातें नहीं खोलती यहाँ पे। तो फिर ये है हमारा कि हमने जो है यहाँ पे जैसे हमने ये अपना सालसा रेडी किया, उसके बाद आप इसमें थोड़ा सा चाहें तो पेपरिका पाउडर डालें अगर आपका स्पाइस टॉलरेंस अच्छा है। मैंने अपना बताया मेरा नहीं है,
तो आप वो डाल सकते हैं, चाहे तो आप चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मतलब कैसा टेस्ट चाह रहे हो। सही है। उसके अलावा आप इसमें सॉल्ट डाल दें, आप इसमें ब्लैक पेपर डाल दें। ब्लैक पेपर से थोड़ा सा कलर ख़राब हो जाता है, तो मैं ये प्रेफर करती हूँ कि ब्लैक पेपर की जगह जो है वो वाइट पेपर यूज़ करो। तो आप इसमें अपना वाइट पेपर डाल दें और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। सही है। अच्छा, इसके अलावा इसमें कोई और जूस वगैरह नहीं जाता कि बोलें कि भाई ये थोड़ा सा रनी होना चाहिए या थोड़ा सा जूसी होना चाहिए, नहीं, वेजिटेबल्स ऑलरेडी जूसी होती हैं, तो आपको इसमें मज़ीद जो है वो जूस ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। आपने लेमन जूस डाल दिया बस बहुत है, क्योंकि जो इसके अपने जूसेस थोड़ी देर बाद रिलीज़ होते हैं ना, जैसे आप लोगों ने देखा होगा मोस्टली जो है जब हमारे घर में दावतें हो रही होती हैं, सैलेड अगर हमारी रात में दावत है तो जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, कहते हैं दोपहर से काट के जो है ना आपने सलाद को साइड में नहीं रखना, क्यों, वो पानी छोड़ देगी। तो वो जो पानी होता है ना उसको हमारे यहाँ मतलब ये क्या कहना चाहिए, मिसकंसेप्शन है या जो भी है आप उसको कह सकते हैं कि वो पानी जब कोई चीज़ सड़ जाती है, कोई वेजिटेबल सड़ जाता है तो वो उसका है, ज़ाहिर है उसमें से स्मेल आएगी तो वो सड़ गया है ऑब्वियसली। लेकिन अगर वैसे ही उसने जूसेस रिलीज़ किए हैं तो इसका मतलब है उसके अपने ओन जूसेस हैं जो कि एक हेल्दी वे में आते हैं, और फिर अगर आप उसको अपने कुकिंग प्रोसेस में लेकर आओ तो वो बहुत अच्छा टेक्सचर भी देते हैं आपको। अगर आप टाकोस में उसको डालोगे तो टाकोस वैसे बहुत क्रिस्पी होते हैं, जैसे कि आप लोग ये देख सकते हैं, ये क्रिस्पी है, आप ये देख सकते हैं। तो आप इसमें जो है जब आप ये वेजिटेबल्स अपने डालते हैं ना तो वो थोड़ा सा उसमें जूसी इफेक्ट देते हैं आपको। फिर हमारे पास वेजिटेबल वो चिकन भी आ जाती है। चिकन पे हम आते हैं, मैंने इसमें चिकन का मतलब फिले यूज़ किया था, मैंने इसको खुद घर में कट किया और इसमें मतलब ऐसे ही जैसे इसको क्यूब किया वैसे इसको भी क्यूब किया। अगर आप इसको भी जुलियन कर देंगे तो वो भी बहुत वियर्ड हो जाएगा, तो आप इसको भी ऐसे ही क्यूब करें। उसके बाद आप पैन लें अपना, चाहे तो पैन ले लें, चाहे अपना नॉन स्टिक का पॉट ले लें, या चाहे तो जो आपका दिल चाहे, आपको जिसमें दिल चाहे बनाने का वो बना सकते हैं। उसमें आप ऑलिव ऑयल डालें, या जो भी आपकी मर्ज़ी का ऑयल है आप वो डालें। बटर डालना है बटर डालें, वो आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। वो डालने के बाद आप इसमें जो है अपना चिकन डालें, उसको अच्छे से मतलब पकाएं कि वो कलर चेंज कर ले अपना। अच्छा, ज़्यादा ऑयल इसमें इसलिए यूज़ नहीं करते कि अगर ज़्यादा ऑयल है हमने सालन नहीं बनाना है, हमने फिलिंग बनानी है, तो सालन में आप ज़्यादा ऑयल यूज़ करते हैं, वो लोग कहते हैं ना रोगनी होना चाहिए थोड़ा, वो बहुत अनहेल्दी होता है, रोगनी खाना नहीं खाना चाहिए। या तो आप बटर ही यूज़ ना करें, भाई अल्लाह के वास्ते आप लोग बटर यूज़ नहीं करें। मैं कुकीज़ में यूज़ करती हूँ क्योंकि आप लोग मेरी सेहत देख सकते हैं यार, मैं खा सकती हूँ, मेरा बनता है खाना, मैं ना खाऊँ ना तो वो मसले वाली बात है कि भाई इतने इस हाल में भी नहीं खा रही। और लोग कहते हैं ना कि खाओ पियो भाई, हवा हो रही हो, मुझे पर्सनली बहुत बोला जाता है, अम्बर तुम अपनी पॉकेट में पत्थर डाल के निकला करो वरना किसी दिन हवा के झोंके से उड़ जाओगी। कैसे उड़ जाऊंगी, नहीं उड़ते भाई ऐसे। कभी किसी को देखा है कोई दबलो पतला सा आदमी हवा में उड़ रहा है, नहीं होता है ऐसा। तो जो है बस आप जो है वो, खैर मैं बहुत बोलती हूँ, बटर इसमें यूज़ ना करें, आप इसमें ऑलिव ऑयल यूज़ करें ताकि वो हेल्दी दे आपको, थोड़ा सा मतलब हेल्दी इफेक्ट आ जाए आपका। और खैर ज़्यादा मिर्चें खा रहे हैं और फिर आप ये बोलें कि हम हेल्दी खा रहे हैं ऑलिव ऑयल डाल के, तो ये गलत है। ये आपकी क्या बोलना चाहिए, क्या वर्ड यूज़ करूँ मैं इसके लिए, बेवकूफ़ी वर्ड हो, थोड़ा सा अजीब हो जाएगा, लेकिन ये गलत है, नहीं करें प्लीज़ ऐसा आप लोग। तो इसमें आप ऑलिव ऑयल डालें, इसमें चिकन डाल के आप उसको अच्छे से मतलब मिक्स कर लें, या नॉर्मल ऑयल भी जो कुकिंग ऑयल होता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। मैं पर्सनली मीज़ान या ईवा को प्रेफर करती हूँ, मुझे वो ऑयल बहुत अच्छा लगता है। और इसके अलावा जो है आप वो डाल के अपने चिकन को अच्छे से सौते कर लें। इसमें आप सुमक पाउडर डालें, इसमें आप कैनाइन पेपर होता है आप इसमें वो डालें, उसमें सॉल्ट एंड पेपर डाल दें। जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया कि वाइट पेपर मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ, वाइट पेपर डाल दें, इसमें थोड़ा सा पेपरिका पाउडर डाल दें, चाहे तो रेड चिली पाउडर भी आप डाल सकते हैं, और अगर आपको बहुत मिर्चें खानी है तो आप चिली फ्लेक्स डाल दें, ठीक है। हमारे घर चिली फ्लेक्स नहीं आता भाई, मेरी अम्मा जिस दिन मैं चिली फ्लेक्स लेकर आई ना, मुझे जायदाद से आख कर देंगी वो कि नहीं मैं नहीं खाती तो कोई नहीं खाएगा, बस ख़त्म हो गई बात। हमारे घर में यही होता है। और आजकल वो बीमार है ना, तो हम भी वही बीमार हो बना था। खिचड़ी बहुत जहर लगती है मुझे, मैंने आप लोगों को पहले एपिसोड से बताया था कि मैं खिचड़ी नहीं खाती, लेकिन अब मुझे अपनी अम्मा के साथ खिचड़ी भी खानी पड़ रही है, मुझे उनके साथ दलिया भी खाना पड़ रहा है, मुझे उनके साथ बेसन की रोटी भी खानी पड़ रही है, मुझे उनके साथ सब कुछ खाना पड़ रहा है, क्योंकि बेचारी मेरी एक ही तो मासूम सी अम्मा, और मैं उनके साथ भी नहीं खाऊंगी तो वो मैं पिट जाऊंगी, तो मुझे खाना पड़ता है, मेरी मजबूरी है भाई खाना। तो मेरी सेहत का राज भी आप लोग इस तरह से जान सकते हैं कि मेरी अम्मा मुझे ये सब चीज़ें खिलाती है। जब मैं उनको बोलती हूँ ना कुछ अच्छा खाने का, ज़्यादा कहती है जहर खा लो। अरे इस तरह थोड़ी होता है, जहर खाना भी किसी अच्छी चीज़ में डाल के जहर खिलाए भाई, खिचड़ी में डाल के कौन जहर खाएगा, कौन ही खा लेगा। अच्छी मतलब इंसान की आखिरी जो उम्मीद है, जो उसकी आखिरी क्या कहना चाहिए विशेज़ हैं, वो तो कोई पिज़्ज़ा खा के, कोई पास्ता खा के, कोई टाकोस खा के, कोई कुछ खा के इंसान की पूरे ने खिचड़ी खा के मर जाए। अच्छा लगेंगे लोग, क्या मतलब मरने के बाद भी क्या इफेक्ट आएगा, खिचड़ी खाई थी मरहूम ने, मतलब जो आएंगे ना कैसे वही बोलेंगे यार बेचारे को बिरयानी खा रहे थे, आखिरी खाना तो उसने खाना था, लेकिन नहीं खिचड़ी, तो और खिचड़ी जहर भी खिचड़ी में डाल के खाएं भाई हम।
खैर मैं शेफ़ हूँ, फिर भी मेरे साथ घर में यही सलूक होता है, क्योंकि घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। अब अगर मैं घर में बोलने कि मुझे ये खाना है, तो फ़ौरन आता है जाओ बना लो, सारा सामान रखा है, किस बात की शेफ़ हो भाई, इतने लाखों से रुपया लगाया है हमने, किस बात की शेफ़ हो, खुद बनाओ जाके। तो फिर मैं बोलती हूँ जो बन रहा है ना यार वही खा लेती, कि भाई आराम बहुत ज़रूरी है। कुछ भी आप कर लो, कुछ भी कर लो, सोना मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। मैं कुछ भी करूँगी, पूरा दिन बेड पर लेटे रहूँगी, कुछ नहीं करूँगी, बेड पर लेट के पास मोबाइल। इंस्टाग्राम बहुत ख़राब चीज़ है, अवॉइड किया करें उससे। आप कहीं भी जाएंगे, मैं कैलकुलेटर खोलती हूँ, पता नहीं कहाँ से इंस्टाग्राम खुल जाता है अचानक से, फिर मैं उसको स्क्रॉलिंग करती रहती हूँ, फिर मुझे कंटेंट नज़र आने लगता है, मैं अब तो मैं ये कंटेंट बनाऊँगी, और फिर मैं वही बात है, मैं सो जाती हूँ, फिर मुझे टाइम नहीं मिलता। अच्छा खैर, अपनी फिलिंग पे हम वापस आते हैं। हमने इसमें नमक पाउडर डाला था, कैनाइन पेपर डाला था, थोड़ा सा ऑरिगेनो चाहे तो आप इसमें डाल दें, उसको थोड़ा सा स्पाइस लेवल डेवलप करने के लिए आप इसको करें। फिर हमारी सारी क्रीम थी, इसमें हमने क्रीम यूज़ की है, और इसमें आप चाहे तो विनेगर डाल दें या लेमन जूस डाल के, और उसको अच्छे से आप जब फेंटेंगे ना, चाहे तो आप विस्क से फेंट लें, वरना जो हमारा क्या कहते हैं वो होता है यार, ब्लेंडर होता है, या आप जो भी कह रहे हैं उसको, जो हैंड विस्कर्स होता है आप वो लें, जिससे हम नॉर्मली केक्स भी बेक करते हैं। फिर ये हमारे पास आ जाती है सारी क्रीम। इसमें आपने कुछ नहीं करना, आपने इसमें क्रीम लेनी है, और चाहे तो विनेगर डाल दें या लेमन जूस डाल दें, और इसको मतलब इतना फेंटना है आपने, चाहे तो आप विस्क ले लें या जो हैंड ब्लेंडर होता है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और इसका मतलब टेक्सचर ऐसा होना चाहिए कुछ, ये देखें, ये मतलब आप जैसे मैं स्पून से उठा रही हूँ और ये वहीं का वहीं स्टिल है, इसका ये टेक्सचर होना चाहिए। अच्छा, फिर हम इसको थोड़ा सा मतलब फिलअप कर देते हैं अपनी फिलिंग डाल के। मैं आप लोगों को एक टाको करके दिखा देती हूँ। अच्छा, जो टाकोज़ हैं उसके लिए मैंने नॉर्मल टॉर्टिला यूज़ किया था, और मैंने उसको फिर ब्रेड क्रम्स लगा के नॉर्मली बेक कर दिया। ब्रेड क्रम्स को स्टिक करने के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप कोई भी पेस्ट लगा लें, चाहे तो केचप यूज़ कर लें, चाहे तो मेयोनीज़ यूज़ कर लें, आप जो भी चाहे वो यूज़ कर सकते हैं, वो आपके अपने ऊपर डिपेंड करते हैं, बस वो स्टिक कर जाए। और फिर उसको आप बेक कर लें 7 to 8 मिनट्स के लिए। या अगर आपको लगे कि भाई अभी ये नॉर्मली नहीं हुआ है, बेक नहीं हुआ है, मतलब इसका ऐसा टेक्सचर नहीं आया, तो फिर आप इसको थोड़ी देर के लिए और रख दें अपने हिसाब से, बस जलाइएगा नहीं इसको, मतलब आपको ख़ुद अंदाज़ा हो जाएगा, आपको बार बार अवन चेक करना पड़ेगा। पहले नीचे हमारे चिकन की मतलब फिलिंग चली जाएगी इसमें, फिर ऊपर हमारा सालसा आ गया, आप देख सकते हैं ये हमारा सालसा है। और फिर हमारी इसके ऊपर सारा क्रीम ऐड करके, बहुत ज़्यादा फिट गई है ऐसा लग रहा है, क्योंकि बिल्कुल ही चिपक गई है, अब ये निकल भी नहीं रही है इससे। तो बस ये आपने ले लिया। सार क्रीम से ये होता है, इसका थोड़ा सा क्रीमी और थोड़ा सा मतलब सार टेस्ट होता है, थोड़ा सा टेंगी साइड पे हो जाता है। टेंगी तो खैर नहीं, सार थोड़ा सा खट्टा टाइप का हो जाता है टेस्ट, लेकिन ये बहुत अच्छा टेस्ट करती है। तो ये हमारे पास आ गया है, हमारे टाकोस रेडी हो गए हैं। बाकी आप लोग इसका टेक्सचर दे सकते हैं, ये देखेंगे ब्रेड क्रम्स इसमें लगे हैं तो निकल भी रहा है, और मैंने इसमें केचप यूज़ किया था। तो ये हमारी थी आज की रेसिपी। सो थैंक यू सो मच, और थैंक यू मिस ज़ोफिशा। ओवर बैक टू यू।